नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी लगातार चल रही सीरीज रोड टू 2024 में, जिसके कई एपिसोड्स आप देख चुके होंगे, लेकिन कई किस्से अभी आना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के आकलन का टॉपिक है प्रधानमंत्री पद के कितने दावेदार, केजरीवाल, नीतीश और ममता, किस में है कितनी क्षमता। 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए देश की राजनीति में विपक्षी एकजुटता की मुहिम एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के ढेरों उम्मीदवार हैं और दिनों दिन यह लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। सबके अपने अपने दावे और दलीलें हैं। इसी कड़ी में नाम जुड़ा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिन्हें पलटू राम या पलटू कुमार का नाम भी मिल चुका है। और ये नाम उन्हें किसी ऐरे गहरे ने नहीं, बल्कि उनकी खुद की पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव द्वारा ही दिया गया है। 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का अरमान लिए नीतीश बाबू बिहार से दिल्ली पहुंचे हैं। जब से नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी से अलग हुए हैं, तब से वो विपक्षी एकता का झंडा बुलंद करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार का दावा है कि विपक्ष अधिक से अधिक जुट हो जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। हालांकि जब उनसे प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन यहीं से विपक्षी एकता में मची खींचतान का मुद्दा भी उभर आया है। एकता की चर्चा शुरू होते ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। भले ही नीतीश कुमार न कह रहे हो, पर उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जग जाहिर है। कई मौकों पर वो अपने दिल की बात जाहिर कर चुके हैं। बिहार में भी वो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो कभी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। 2022 में इनकी 5वीं पलटी ने सबका विश्वास इन पर से खो दिया है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो लगातार तीसरी बार में भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विपक्षी एकजुटता के नाम पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। पिछले साल जब दीदी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने का प्रण किया। उन्होंने तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। ममता बनर्जी इस दौरान दिल्ली आकर कई विपक्षी दलों के नेताओं से मिली, लेकिन वहीं अगर दावेदारी पर एकजुटता देखी जाए तो वो अभी भी देखने को नहीं मिली। दूसरी ओर पंजाब में जबरदस्त जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी भी अपने नेता अरविंद केजरीवाल में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ढूंढ रही है। पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी डिबेट में खुलकर बोल रहे हैं कि केजरीवाल का काम लोगों को पसंद आ रहा है। वो अरविंद केजरीवाल को अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम मोदी के विकल्प के रूप में पेश करने लगे हैं। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। काफी हद तक इन दोनों प्रदेशों के नतीजे आपके भविष्य की राजनीति तय करेंगे। पीएम मोदी के खिलाफ खुद को विपक्ष की पिक्चर में लीड रोल देखने के लिए एक लंबा जाम लग चुका है। ये जाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से लेकर बीच में कई लोगों को जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तक जारी है। दिल्ली दरबार का रास्ता तय करने के लिए और विपक्ष का चेहरा बनने की चाह रखने वाले इन तीनों ही नेताओं की अपनी अपनी सियासी खामियां और खूबियां हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार की ताकत से। तो सबसे पहले नीतीश कुमार हिंदी पट्टी वाले बड़े राज्य से आते हैं। सत्ता का रास्ता हिंदी बेल्ट वाले राज्यों से होकर गुजरता है। नीतीश कुमार की यही सबसे बड़ी ताकत है कि वो बिहार से आते हैं। बिहार ही नहीं, बल्कि हिंदी पट्टी वाले राज्यों में नीतीश की अपनी एक अलग ही पहचान है। दूसरा, नीतीश ओबीसी नेता है। मौजूदा दौर में देश की राजनीति ओबीसी केंद्रित हो गई है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को पीएम का कैंडिडेट बनाया था तो उन्हें ओबीसी नेता के तौर पर पेश किया था। वहीं नीतीश कुमार की पहचान एक ओबीसी नेता के तौर पर हो रही है। तीसरा, इन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में 17 सालों से काबिज हैं। ऐसे में विकास करने वाले, अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले साफ स्वच्छ छवि के नेता बनकर उभरे हैं। वहीं अगर हम नजर डालें नीतीश कुमार की कमजोरियों पर, तो सबसे पहले नीतीश के साथ विश्वास की कमी है। नीतीश कुमार के साथ अविश्वास का टैग लगा हुआ है। वो इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि उन्हें पलटू कुमार या पलटू राम तक कहा जा चुका है। विपक्षी दल उन्हें शक की नजर से नहीं देखेंगे, कैसे कहा जा सकता है। दूसरा, नीतीश कुमार देशव्यापी नेता नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में भले ही 17 सालों से सत्ता के धुरी बने हुए हों, लेकिन बिहार से बाहर ना तो कोई खास अपील है
और ना ही देशव्यापी नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर सके हैं। तीसरा, आर्थिक विकास के लिए कोई स्पष्ट विजन नहीं है। बिहार में इतने लंबे समय से उनके राज करने के बाद भी आर्थिक रूप से देश के दूसरे राज्यों से काफी पीछे हैं। बिहार से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की समस्या अभी भी बनी हुई है। अब अगर हम बात करें प्रधानमंत्री पद की दूसरी दावेदार ममता बनर्जी की, तो इनकी ताकत कुछ इस प्रकार है। पहली, ये महिला मुख्यमंत्री हैं। बंगाल की राजनीति में अपने दम पर लेफ्ट का किला ध्वस्त कर बड़ा सियासी बदलाव करने वाली ममता बनर्जी इस समय देश में इकलौती महिला मुख्यमंत्री है। ममता की महिला वोटरों के बीच अच्छी खासी पकड़ है। दूसरा, इनकी बंगाल पर मजबूत पकड़ है। बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा सीटें अभी भी टीएमसी के पास है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपना किला मजबूत करने में जुटी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वह अपनी जड़ अभी और फैलाने की कोशिश कर रही हैं। तीसरा, ममता दीदी की जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने वाली नेता की छवि है। ममता बनर्जी ने अपनी सियासी राह खुद टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलकर बनाई है। नंदीग्राम और सिंगूर में उनके संघर्ष को बंगाल ही नहीं बल्कि देश ने देखा है, जिसके चलते उनकी सियासी कामयाबी का रास्ता खुला और यह बंगाल की तीसरी बार सीएम है। साथ ही ममता बनर्जी की कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो उन्हें पीछे ढकेल सकती हैं, जैसे वे हिंदी और अंग्रेजी में कमजोर हैं। अभी हमने बात करी ही थी कि सत्ता में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति का पलड़ा कैसे भारी होता है, लेकिन वही ममता दीदी की बात करें तो वे बहुत अच्छे तरीके से हिंदी नहीं बोल पाती हैं, जिसके चलते वे हिंदी पट्टी वाले लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। दूसरा, इनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। ममता बनर्जी के दामन भले ही कोई दाग ना हो, लेकिन उनकी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ममता के सबसे विश्वास पात्र मंत्री रहे पार्थ चटर्जी भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कोयले घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है और सीबीआई की जांच भी चल रही है और ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब रहे हमारे आखिरी दावेदार अरविंद केजरीवाल की। उनकी सबसे पहली विशेषता, पार्टी नई ऊर्जा से भरी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर अपने पैर पसार रही है। दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं और गुजरात से लेकर दक्षिण तक अपना सियासी आधार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में केजरीवाल एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं। दूसरा, इनका पार्टी के मध्यम वर्ग और शहरी युवाओं से जुड़ाव है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विकास मॉडल के सहारे मिडिल क्लास समाज पर मजबूत पकड़ बनाई है, तो शहरी युवाओं के बीच गहरा जुड़ाव भी देखने को मिला है। केजरीवाल का फ्री बिल, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा समाज के मध्यम वर्ग लोगों को प्रभावित कर रही है। तीसरा, हिंदी और अंग्रेजी में पूरी तरह मजबूत पकड़ है। अरविंद केजरीवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर जबरदस्त तरीके से मजबूत पकड़ रखते हैं। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर केजरीवाल हिंदी पट्टी वाले राज्यों से लेकर दक्षिण भारत तक के लोगों से सीधा कनेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल की कमजोरियां देखें तो उनका संगठन कुछ लोगों के हाथ तक ही सीमित है। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनकी आम आदमी पार्टी चंद लोगों के हाथों तक ही सीमित है। संगठन में उन्हीं नेताओं को जिम्मेदारी मिली हुई है जो केजरीवाल के करीब माने जाते हैं। दूसरा, इनकी धर्मनिरपेक्ष वाली छवि पर सवाल उठ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति दरअसल एनजीओ मॉडल की राजनीति है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के पास कोई कमिटमेंट वाली अपनी विचारधारा नहीं है। केजरीवाल विचारधारा से परे की राजनीति करते हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि ये विचार शून्य तक है। हम इस आकलन को हमारी विचारधारा स्पष्ट करने के लिए काफी हद तक देख सकते हैं। बाकी कई मुद्दे आने भी बाकी हैं। आगे आगे क्या बदलाव आते हैं, कौन सी पार्टी क्या नया मोड़ लेती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। हालांकि 2024 के चुनाव में अभी 1.5 साल से कुछ ज्यादा समय बचा है, लेकिन चुनावी पारा अभी से बढ़ने लगा है। 8 साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। इन 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे काम किए हैं जो लोग कभी भूल नहीं सकते। वहीं 2024 में मोदी जी को 10 साल भी पूरे हो जाएंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी एकता वाली हांडी चढ़ती है या नहीं। अभी कई मुद्दे आने बाकी हैं। जैसे जैसे समय करीब आएगा वैसे ही सत्ता में तनाव देखने को मिलेगा। आपकी इस दावेदार की रेस को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और हमारी लगातार चल रही सीरीज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।